वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज जो हम एग्ज़ाम यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ये है पीएचडी हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 2021 का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पीएचडी हिंदी, ठीक है, ये हैदराबाद का है, जनवरी सेशन का है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो आता है इसमें टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं, 35 पार्ट ए में, 35 पार्ट बी में। पार्ट ए में जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी जनरल स्टडीज़ के, शोध के और शिक्षण अभिक्षमता, मतलब जो कंबाइंड हमारा सब्जेक्ट होता है उसके होते हैं। और पार्ट बी में हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो जो हम अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हमारा हिंदी का पेपर है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक को शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन है, पहला है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ठीक है। सेकंड है संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। और थर्ड है केवल संश्लेषणात्मक, ठीक है। और फोर्थ है केवल विश्लेषणात्मक। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हम सब जानते ही हैं, तो राइट आंसर है ए, मतलब विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल शिक्षण अधिक से अधिक इस प्रकार का होता जा रहा है। किस प्रकार का? समूह केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, या ऊपर से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, यानी विद्यार्थी केंद्रित। यानी कि आजकल जो शिक्षण अधिक से अधिक किस प्रकार का हो रहा है? विद्यार्थी केंद्रित। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में शिक्षण का मतलब, यानी उच्च शिक्षा में शिक्षण का मतलब क्या है? तो हम इसके ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस जो है हमारे, पहला है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और उनकी परीक्षा लेना। थर्ड ऑप्शन है हमारा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को सीखने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो थर्ड का हमारा राइट आंसर है डी, यानी कि विद्यार्थियों की सीखने में मदद करना, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थियों और शिक्षक के संबंध कैसे होने चाहिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध कैसे होने चाहिए? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है अति अनौपचारिक और आत्मीय, ऑप्शन बी है केवल कक्षा तक सीमित, ऑप्शन सी है स्नेह और परस्पर सम्मानजनक, और ऑप्शन डी है उदासीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्नेह और परस्पर सम्मानजनक। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए? पहली चीज़ स्नेह होना चाहिए, दूसरा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थी को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और शिक्षक को विद्यार्थी का। अब हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, परिवार एक संस्था है। तो ये जो पूछा गया है परिवार संस्था है, तो ये एक विद्यार्थी के रूप में पूछा गया है कि विद्यार्थी के लिए परिवार एक संस्था है, मगर कैसी संस्था है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है औपचारिक शिक्षा के लिए, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा के लिए, तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए, ठीक है, और चौथा है ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब हम इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो परिवार जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा इंसान हर जगह से ग्रहण करता है, मगर जो परिवार है, परिवार में हमें औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती। औपचारिक शिक्षा हमें स्कूल, कॉलेज, विद्यालय से मिलती है, और लेकिन परिवार में जो हमें शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक होती है, क्योंकि प्रत्येक परिवार में अलग अलग प्रकार की शिक्षा होती है। तो राइट आंसर है हमारा ए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन है जो पद्धति इस पूर्वानुमान पर आधारित होती है कि किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या कारण कार्य को समझकर की जा सकती है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जो पद्धति पूर्वानुमान पर आधारित होती है किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या कारण कार्य को समझकर की जा सकती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 6 का मैं सीधा राइट आंसर आपको बता देती हूँ, उसे कहते हैं व्याख्यात्मक, यानी आंसर क्या है? बी। तो उसे क्या कहते हैं? व्याख्यात्मक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक धरातल पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा मात्रात्मक शोध, बी है गुणात्मक शोध, सी है मिश्र शोध, और डी है ऊपर से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि मिश्र शोध। तो मिश्र शोध मतलब कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक धरातल पर आधारित होता है, तो वो कौन सा होता है? मिश्र शोध, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया मिश्र शोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्क पर आधारित कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्षेत्र कार्य, ऐतिहासिक, या फिर प्रयोगात्मक, या फिर डी ऑप्शन क्या है? जीवनी परक। तो क्या पूछा हमसे क्वेश्चन? फील्ड वर्क। फील्ड वर्क को क्या कहा जाता है? फील्ड वर्क का क्या कहा जाता है? आंसर नंबर ए, यानी क्षेत्र कार्य। तो फील्ड क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र का कार्य, वर्क मतलब कार्य, तो फील्ड वर्क यानी क्षेत्र कार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया हमसे, निम्नलिखित में से कौन से तीन घटक मानव संप्रेक्षण प्रक्रिया के हिस्से हैं? तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं?
ऑप्शन है हमारा पहला संदेश, रिकॉर्डिंग और फीडबैक, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा आवाज़, फीडबैक और विशिष्ट शब्दावली। ऑप्शन सी है हमारा संदेश, आवाज़ और फीडबैक, ठीक है। और ऑप्शन डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है संदेश, आवाज़ और फीडबैक, यानी कि आंसर नंबर सी, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा था, कौन से 3 घटक पूछे थे, मानव संप्रेषण के, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, आवाज़, संदेश, आवाज़ और फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा में संप्रेषण तब असफल होता है, क्या पूछा, सफल नहीं असफल। तो कक्षा में संप्रेषण असफल कब होता है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, सेकंड है शिक्षक शिक्षण कला में पारंगत नहीं होता है, थर्ड है विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाए जाने वाले पाठ में नहीं होती है, फोर्थ है कक्षा के अंदर और आसपास बहुत शोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बी यानी कि शिक्षण कला में पारंगत नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण में असफल हो जाता है, कक्षा में संप्रेषण क्यों होता है, अगर शिक्षक शिक्षण कला में पारंगत नहीं होता है तो संप्रेषण असफल होता है। तो राइट आंसर है हमारा बी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो प्रश्न है ये हमारा मैथ्स और रीजनिंग का आप कह सकते हैं। तो जैसे पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 4, पहली संख्या है 1, 3, 4, 8, 15 और 27। तो इसमें हमें अगली संख्या निकालनी है। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर ही बता देती हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बता देती हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी यानी कि 50। तो आप सोच रहे होंगे आए कैसे, तो अब ये बता देती हूँ। 1 और 3 को प्लस करेंगे है 4, और 4 और 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि हर संख्या की पिछली 2 संख्याएं इसमें प्लस की गई हैं, ठीक है। अब 8 के आगे 4 और 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 के आगे की 2 संख्याएं प्लस करेंगे 8 और 4 तो 15 हो जाएगा, और फिर 15 के आगे 27 है, 27 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 और 8 को प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो अब हमें ये वाली 2 संख्याएं ऐड करनी है, यानी 15 और 27, तो क्या होगा 50। तो ये इसका राइट आंसर है 50, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे कि दिया गया है, कोडिंग दी गई है तो हमें कोडिंग बनानी है। तो फर्स्ट है हमारा FTG, सेकंड है GTF, थर्ड है HTI और ITH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए यानी कि JTK। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि F के बाद क्या आता है, G के बाद आता है H के बाद आता है I के बाद आता है J। तो पहला हमने यहाँ से J उठा लिया, तो J कॉमन है इन दोनों में, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। ये तो पहली ट्रिक है हमारी। फिर सेकंड T सब में कॉमन है, तो T तो इन सब में कॉमन है, तो ये नहीं है। फिर आ गया K, तो G के पहले क्या आता है F, G से पहले आता है F, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है I, तो H से पहले आता है, नहीं H के बाद आता है नहीं, I से पहले आता है H। तो अब यहाँ पे सबसे मुश्किल है कि लास्ट वर्ड निकालना, क्योंकि के इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ और ये एल भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता क्या हो सकता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि एफ के बाद GHI है, ठीक है। तो एच के बाद IJK, यानी 3 वर्ड का गैप है। तो इससे हमने पकड़ लिया है कि इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। तो तीसरा वर्ड के होता है, तो JT तो हमने पहले निकाल लिया था और के हमने लास्ट में निकाल लिया था, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्दों के विषम जोड़े का पता लगाइए, ठीक है। तो विषम जोड़े जैसे शराब बोतल, ठीक है, कप चाय, घड़ा पानी, बल्ला गेंद। एक तरह से देखिए तो ये चारों ही जोड़े आपस में मेल खाते हैं, मगर इसमें क्या विषम है, विषम ये है कि शराब, चाय, ठीक है, और पानी, ये सब क्या है, लिक्विड, ठीक है। सॉरी, ये शराब नहीं, शराब ये, ठीक है। तो लिक्विड बाद में आ रहे हैं, ठीक है। और जो बोतल है ये क्या है, ठोस पदार्थ है, बोतल, कप, घड़ा और लिक्विड इन चीज़ों के अंदर रहता है। मगर बल्ला और ये गेंद ये दोनों ही ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। तो इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो राइट आंसर होगा बल्ला और गेंद, ठीक है। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारा जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसमें सारे रीड नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि स्वयं, SWAYAM, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है आंसर डी यानी कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ओके। तो ये इसका राइट आंसर है, ओके। तो ये आप देख लीजिए। और जैसा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे भी जाते हैं या फिर किसी भी स्टडी से रिलेटेड साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो उसमें भी आप ये स्वयं देख सकते हैं, ये स्टडी से रिलेटेड है। तो बी आंसर इसका राइट है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये क्या है, संविधान से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटी का भी इसमें आता ही है, तो पॉलिटी का भी हमें तैयार करके जाना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि UGC नेट और PhD का जो एग्जाम होता है लगभग सेम होता है, बस कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है दोनों के सिलेबस में। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो राइट आंसर है बी यानी कि 22, यानी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंगीकृत करने की तिथि, मतलब संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी 26 जनवरी 1949, ठीक है। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1949, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा कथन और तर्क वाला है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम सभी लोग।
ये वेन डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है, तो पहले कथन को ध्यान से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या लिखा है, सभी वायुयान रेलगाड़ियाँ, ठीक है। तो जितने भी, ये मान लीजिए ये वायुयान है और ये रेलगाड़ियाँ हैं, सॉरी ये वायुयान है और ये रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यानी जितनी भी रेलगाड़ियाँ वो क्या है, वायुयान के अंदर है, यानी कि सभी रेलगाड़ियाँ वायुयान है, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, सभी रेलगाड़ियाँ कुर्सियाँ, यानी कि ये जो सभी रेलगाड़ियाँ हैं क्या है, ये कुर्सियाँ हैं। तो ये ऐसे इसका डायग्राम बनेगा, करेक्ट। अब इसमें से हमसे पूछा क्या गया है, इसमें से हमें कुछ, अब इनके आधार पर हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, एक मिनट, अब पहले में क्या कह रहा है, कुछ वायुयान कुर्सियाँ हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सभी वायुयान कुर्सियाँ, ठीक है। तो कुछ कुर्सियाँ वायुयान हैं, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ियाँ हैं और कुछ वायुयान रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, यानी केवल 3 और 4 अनुकरण करता है, बाकी सब नहीं करते। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है, मतलब नहीं होती, मतलब कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या वर्ड महत्वपूर्ण है, वो है विशेषता, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये लगभग ये सारी विशेषताएं कंप्यूटर में होती हैं। जैसे पहला आंसर है कि कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है, ठीक है। तो ये तो ठीक है ना, कंप्यूटर तो एक विद्युत यंत्र होता ही है, लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है। सेकंड चीज़, कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं सोच सकता, ठीक है, कुछ नहीं सोच सकता। कंप्यूटर सूचनाओं को बिना गलती के संशोधित करता है, ये भी राइट है। फिर कंप्यूटर किसी भी डेटा को कितनी भी अवधि तक सुरक्षित रख सकता है, ये भी राइट है। तो क्या नहीं होता, कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है, ये उसकी विशेषता नहीं है। यंत्र तो है बट ये उसकी विशेषता नहीं है। तो ये आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 19। तो इसमें हमसे पूछा गया है HTML, यानी जो HTML है इसका प्रयोग क्या डिज़ाइन करने में करते हैं, मतलब कि किस चीज़ को डिज़ाइन करने में किया जाता है HTML का प्रयोग, ठीक है। तो इसके हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स या फिर टेबल्स और फ्रेम्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो है ए, यानी कि वेब पेज। क्या HTML से क्या डिज़ाइन किया जाता है, कि वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका क्वेश्चन क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन क्या है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो राइट आंसर है इसका दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है हमारे उपन्यास, चित्रकला, वस्तुकला, इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा का जो संबंध है वो है हमारा चित्रकला से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, बायोगैस में यह गैस होती है। तो ऑप्शन है हमारा 50 से 70% तक मीथेन, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो राइट आंसर हमारा 22 का है ए, यानी 50 से 70% मीथेन होती है, किसमें होती है, बायोगैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, नीलय किसानों की हड़ताल का संबंध किस वर्ष से है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हमारा 1840, 1850, 1860, 1870। तो राइट आंसर है हमारा सी, यानी कि 1860 का संबंध नीलय किसानों से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस राज्य के जंगलों में चंदन की लकड़ी बहुतायत उपलब्ध होती है। 24। तो पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका कर्नाटक, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कर्नाटक में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 का क्वेश्चन क्या है, उच्च शिक्षण संस्थाओं से संबंध नहीं है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षण से रिलेटेड आता है फर्स्ट पेपर में। तो उच्च शिक्षण, तो पहला है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान तो आप जानते हैं स्कूल में है। दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी UGC। तो ये हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, ये भी उच्चतर शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, तो ये भी राष्ट्रीय स्तर की है, तो ये भी उच्च शिक्षा से संबंधित है। लेकिन सर्व शिक्षा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में नया आया है सर्व शिक्षा अभियान, और ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। इसका मतलब ये उच्च शिक्षण से संबंधित नहीं है। क्या है, उच्च शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर लूँ ताकि पूरा हमें नजर आ सके। तो ये क्वेश्चन है हमारा 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत MA अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम को किसके साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो MA का जो लास्ट ईयर है 2020 में चेंज हुआ, आप सभी जानते हैं। तो इसको किसके साथ जोड़ा गया है, ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है अध्यापन, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी है स्वाध्याय, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी स्वाध्याय, ठीक है। तो शोध। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी शोध, ठीक है। तो शोध होगा इसका राइट आंसर। तो MA का जो सेकंड ईयर का पाठ्यक्रम है उसे शोध से जोड़ा गया, यानी कि MA सेकंड ईयर में हमें शोध भी पढ़ाया जाएगा अब से 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है, मतलब यहाँ है, तो आई मीन कहाँ पे है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन है हमारे तिरुपति, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, यानी तिरुपति में। तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है, तो ये है हमारा तिरुपति में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। तो 28 में पूछा गया है सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मगर फिर भी ऑप्शन एक बार पढ़ देती हूँ। फर्स्ट नई दिल्ली, जयपुर, काठमांडू, इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नई दिल्ली, ठीक है। तो सार्क, SARC, इतना ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं, शिक्षा आयोग पूछा गया है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 29 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एंड बी है डॉक्टर DS कोठारी, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी है CD देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डॉक्टर S राधाकृष्णन, क्योंकि यहाँ पे क्या हमसे पूछा गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के 1948 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया? संविधान निर्मात्री, ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों, अभी भी राजनीति से थोड़ा सा पूछ लिया गया, पॉलिटी से, तो मौलिक अधिकारों के अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष की अध्यक्षता इन्होंने की। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता इन्होंने की। किसने की थी? तो ऑप्शन है हमारे भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मैं अभी आपको इसको पूरा क्लियर नहीं करवाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बाकी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो ही जाएगा कि आंसर कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 31, और क्वेश्चन पूछा गया है, एक 59 यानी 59 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु है 18 वर्ष, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की आयु लगभग 18 वर्ष होगी। एवरेज निकालने पर जो औसत है, औसत का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका क्या होता है? 18 वर्ष एक बच्चे की आयु है। यदि इसमें एक शिक्षक की आयु भी, यानी एक जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी उम्र भी जोड़ दी जाए तो जोड़ दी जाए तो क्या औसत, यानी फिर से एवरेज की बात कही है, 3 महीने बढ़ जाता है, यानी कि 18 वर्ष जो औसत है वो 3 महीने बढ़ जाता है, ठीक है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी अभी आपको निकालना है। मुझे लगता है आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसका राइट आंसर अभी आपको बता देती हूँ। राइट आंसर है इसका 33 वर्ष, यानी शिक्षक की आयु कितनी है? 33 वर्ष, ठीक है। तो बाकी आप मैथमेटिक्स के जरिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। समय की कमी होने की वजह से मैं आपको समझा नहीं सकती अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि एक आदमी को अपनी एक घड़ी 1800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। वह अपनी घड़ी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% का लाभ, एक आदमी को अपनी घड़ी 1800 रुपये में बेचने पर 10% का घाटा होता है। वह अपनी घड़ी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। तो अब ये भी मैथ्स का है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। तो आंसर है इसका 2200 रुपये, ठीक है। बाकी अभी सॉल्व कराने का समय नहीं है, आप सब समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको समझा सकती हूँ थोड़ा जल्दी में। यदि एक कूट भाषा में, कूट यानी कोड में, ठीक है, 2 5 6 का अर्थ है तुम अच्छे हो, ठीक है, वहीं पर 6 3 7 यानी 6 3 7 का अर्थ है हम बुरे हैं, और 3 5 8 का अर्थ है अच्छा और बुरा, ठीक है। तो अब इसमें हमसे पूछा क्या है? निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ क्या है? और है, क्या पूछ लिया है हमसे? और और की हमें संख्या निकालनी है, इसकी हमें संख्या निकालनी है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से नंबर जो है कॉमन है। सबसे पहले हम ऑप्शन में जाएंगे, 2 5 8 3, तो ये सारे इसमें हैं, ठीक है, सारे इन सब में इसमें है, ठीक है। तो 2 5 6 जिसमें है तो तुम अच्छे हो, तो यानी इसमें नहीं है, इसमें और है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे और किसमें, तो और किसमें है? 3 5 8 में, ठीक है। तो यानी 3 5 और 8 में से एक ही और होगा। तो अब बाकी इसमें क्या कॉमन है? अच्छा और बुरा। तो अच्छा हमें कहाँ मिल गया? यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5 और 5 कॉमन है, तो यानी कि 5 नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अच्छा तो हमारा क्रॉस हो गया, अच्छे का मतलब 5 हो गया हमारा, ठीक है। अब रह गया बुरा, तो अभी बुरा किसमें? बुरा इसमें है 6 3 7, तो यहाँ पे हमारा इसमें से क्या कॉमन है? 3 7 है, इसका मतलब 3 का मतलब है बुरा, और 5 का मतलब है अच्छा। तो अब बच के गया हमारा और यहाँ पे क्या बच गया? 8, तो 8 का मतलब हो गया और। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा 8, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करते हैं समझ आई क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स का संबंध किससे है, ठीक है, 34। तो इसका आंसर है ब्रिटिश भारत के इतिहास से। माफ कीजिएगा, पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आंसर बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ब्रिटिश भारत के इतिहास से। लास्ट क्वेश्चन रह गया है 35 के, आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है मूक, MOOC, यानी मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है हमारा बी, क्या होगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। एक बार फिर से, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है किसका? मूक का, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो।